Student, as we know, a chapter Nationalism in India was going on. This is the second chapter of history. Student, we also know that Mahatma Gandhi played an important role for the freedom of our country. So here is from the text of the chapter. Mahatma Gandhi, his nickname was Mohandas Karamchand Gandhi. He was also known as Bapu and father of the nation. उन्होंने जो है 2 डिकेड्स अपनी लाइफ के साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए थे और वाइल लिविंग इन साउथ अफ्रीका। और जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वो जो है एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और इनह्यूमन कंडीशन के अगेंस्ट जो है, जो इंडियंस फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी, जो उन्होंने स्थापना की थी अहमदाबाद में और 1916 में की थी। और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने सत्याग्रह के मेथड से भी लॉन्च किया था, जो उनका सत्याग्रह था। और उनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं ही वॉज द वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह जो था वो 1917 में आया था, जब उन्होंने सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी थी चंपारण बिहार में, और वो भी इंडिगो प्लांटर्स के राइट के लिए। नाउ स्टूडेंट चैप्टर के हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा चलाए हुए खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लिसन स्टूडेंट, जो वार था उसने इंक्रीज़ किया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो थे वो इंक्रीज़ कर दिए थे, और वार में जो है कंट्री ने लोन लिए थे, इसकी वजह से जो है टैक्स बढ़ गए थे, और जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो बढ़ गई थी, इनकम टैक्स बढ़ गए थे, और एक्स्ट्रा रिवेन्यूज़ इस समय में बढ़ गए थे। तो वॉर के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं जो इंडियंस को फेस करने पड़े थे। और इसी टाइम में जो थे कुछ जो आइटम्स, ईटेबल्स थे और क्लोथ्स थे, उनके प्राइसेस बढ़ गए थे, और प्राइसेस लगभग डबल हो गए थे 1913 से 1918 के बीच में, जिस समय वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय में कॉमन पीपल जो थे वो सबसे ज़्यादा इस परिस्थिति से जो थे सफ़र हुए थे, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्राइस जो थे राइज हो गए थे। नेक्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट के बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा था। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस समय में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट चल रहा था। रूरल पीपल को जो था आर्मी में ज्वाइन कराया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनको ज्वाइन कराया जा रहा था। एक दूसरा रीज़न भी था जिसने जो था लोगों में एंगर प्रोड्यूस किया था, गुस्सा बढ़ाया था। क्रॉप जो थी फेलियर हो गई थी। क्रॉप फेलियर होने की वजह से कई पार्ट में कंट्री के, हमारे इंडिया के जो था फूड की एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स जो थी उसने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ाई थी। और 1929 के अकॉर्डिंग, सेंसस 1921 के अकॉर्डिंग अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे फेमाइन से और एपिडेमिक से मर गए थे। अब बात आती है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में बात, महात्मा गांधी ने जो है एडवोकेटेड, महात्मा गांधी ने वकालत की थी एक नोबल मेथड की, जिसका नाम था सत्याग्रह। ये एक मास एगिटेशन था, यानी एक जन समूह के साथ, लोगों के समूह के साथ
गवर्नमेंट का अपोजिशन करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोजिशन करना था। ये मेथड जो था इस बेस पर हुआ था जिसमें कोई जो है सत्य की खातिर लड़ाई करे या सत्य के लिए लड़ाई करने वाला एक मेथड था। इसमें जो है किसी भी तरह की फोर्स की या किसी तरह के वेपन की ज़रूरत नहीं थी ऑपरेसर को दबाने के लिए, यानी जो अपोजिट पार्टी वाले थे उनको दबाने के लिए किसी वेपन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक आग्रह के बेसिस पर, सत्य के आग्रह के बेसिस पर लड़ाई लड़ी जानी थी। और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सत्याग्रह की टेक्निक को देखा परखा और अपनी लॉन्ग स्ट्रगल जैसे उन्होंने की थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा था 1893 से 94 तक, वो भी साउथ अफ्रीका में। उस समय में गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी इंडियंस के लिए लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी बिलीव करते थे कि सत्याग्रही जो है वो बैटल केवल नॉन वायलेंस के बेस पर जीत सकते हैं और बिना किसी एग्रेसिव और रिवेंजफुल के वो जो है बैटल को जीत सकते हैं। और उन्होंने जो है पूरे ही अपनी लाइफ में प्रैक्टिस की, यानी जो इंडिया की आज़ादी है उसके लिए लड़ी और जो इनजस्टिस है, अन्याय इंडियन के साथ में हुआ, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने जो है अपने विचारों को, अपना जो व्यवहार था या जो बिलीफ था उनका और एक्शन थे, उनको कभी भी जो है उन्होंने नॉन वायलेंस के अलावा या ट्रूथफुलनेस के अलावा चेंज नहीं किया। उन्होंने पीसेंट्स के साथ साथ चंपारण में पीसेंट्स मूवमेंट चलाया और दूसरे एक अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और पीसेंट्स मूवमेंट खेदा में उन्होंने चलाया था 1917 में। मिल वर्कर्स मूवमेंट उन्होंने अहमदाबाद में 1918 में चलाया था। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत इशू। स्टूडेंट जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1919 में और एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये पास हुआ था। इंडियन मेंबर्स जो थे उसमें एक्ट में सपोर्ट नहीं किया था इंडियन मेंबर्स ने इस एक्ट में, लेकिन फिर भी ये पास हो गया। ये एक्ट जो था इसने एनॉर्मस पावर दी थी गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनको दबाने के लिए। और इसी एक्ट ने जो था पॉलिटिकल जो प्रिजनर थे उनको बिना किसी ट्रायल के 2 ईयर तक बंदी बना दिया था। यानी इसी एक्ट के थ्रू जो थे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे हमारे कंट्री के, जो हमारे कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बंदी बना लिया गया था इस रॉलेट एक्ट में। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो था प्रस्तावित किया था। और 6 अप्रैल को एक बड़ी हड़ताल की गई थी जिसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। पीपल जो थे कई सिटीज़ से जो थे सपोर्ट में आए। शॉप्स बंद कर दी गई थी। जो रेलवे में वर्कर्स थे वर्कशॉप में, वो भी हड़ताल पर चले गए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था उसको क्लैप डाउन करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की थी। कई लोकल लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे इस टाइम में। महात्मा गांधी जो थे बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, उनको दिल्ली से रोकने के, दिल्ली
जाने की उन पर मनादी कर दी गई थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने जो था पीसफुल जो प्रोसेसन हो रहा था उस पर फायर किया। दिस प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इस वजह से ही गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट थे, चीज़ें थी, ऑफिसेस थे, उन पर एक बड़े लेवल पर अटैक किया गया। मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज किया गया था अमृतसर में, और कमांड ऑफ एरिया जो थी वो जनरल डायर को दे दी गई थी। मार्शल लॉ में जो था बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ट्रायल के जो था पॉलिटिकल लीडर को बंदी बनाया जाता था, उनको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता था। नाउ फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर जो थी 1919 में हुई थी, और ये 13 अप्रैल में हुई थी। ये बैसाखी का दिन था जो पंजाब में सेलिब्रेट हो रही थी। एक बाग में, जलियांवाला बाग में बैसाखी का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी टाइम में ही जो था जनरल डायर वहाँ पर एंटर कर देता है, और जो भीड़ थी, मैसेकर थी, मास थी लोगों की, उस पर उसने डायरेक्टली अटैक कर दिया था। और विलेजर्स की जो भीड़ वहाँ पर आई थी जलियांवाला बाग में मेले के लिए, वो आई थी, और उस पर जनरल डायर ने सीधे डायरेक्टली अटैक कर दिया। परिणाम ये हुआ, सैकड़ों लोग जो थे इस इंसिडेंट में मारे गए थे। पब्लिक रिएक्शन जो था इस इंसिडेंट में, ये जो वायलेंट इंसिडेंट हुई थी, वो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में फैल गया था। पब्लिक ने जो था, नॉर्थ जो इंडियन स्टेट थे, टाउन थे, उसमें बहुत तेज़ी से इस चीज़ की जो हिंसा हुई थी इसका अपोजिशन किया। गवर्नमेंट जो थी एकदम ब्रूटल हो गई थी इसके रेस्पॉन्स में, यानी गवर्नमेंट ने जो था इसका रेस्पॉन्स एक क्रूअली तरीके से दिया। जब बहुत ज़्यादा वायलेंट शुरू हो गई थी तो महात्मा गांधी ने जो था मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट था, उसको वापस ले लिया। और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की कोई भी वायलेंस, कोई भी हिंसा होनी चाहिए। रॉलेट सत्याग्रह जो था रॉलेट सत्याग्रह एक लिमिटेड केवल सिटीज़ और टाउन तक ही रह गया था। महात्मा गांधी ने जो था ब्रॉड बेस मूवमेंट इंडिया में चलाने के बारे में विचार किया, यानी पूरे इंडिया में एक ब्रॉड बेस, बड़े स्तर पर मूवमेंट चलाने की विचार बनाया। उन्होंने जो था लोगों को कन्विंस किया, और ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता था जब दोनों, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, वो मिलकर जो है एक कॉमनली प्लेटफॉर्म बनाए। और जैसे कि सबका एक कॉमनली पर्पस था लड़ाई लड़ने का। यहाँ पर बात आती है एक खिलाफत इशू ने जो था एक अपॉर्चुनिटी जो थी हिंदूज़ और मुस्लिम को दे दी थी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर। ओटोमन तुर्की जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट हो गई थी। और देयर वर ह्यूमरस अबाउट ए हार्श पीस, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल उस समय में पैदा हो गया था। ओटोमन एम्पायर पर जो था बहुत खिलाफत वाला एक आरोप लगाया गया था। हु वाज स्पिरिचुअल हेड, जो कि ओटोमन एम्पायर एक स्पिरिचुअल हेड था,
और खलीफा के रूप में ओटोमन तुर्की में था। और एक खिलाफत कमेटी जो थी वो बॉम्बे में मार्च 1919 में फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी। और वो भी डिफेंड द खलीफा को डिफेंड करने के लिए। आगे बताया है ये कमेटी जो बनाई थी, इसके अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली जो ब्रदर्स थे वो शामिल थे। उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे कि महात्मा गांधी यूनाइटेड मास है, लोगों को संगठित करना चाहते हैं। वो किस वजह से करना चाहते हैं वो इसके बारे में भी जानना चाहते थे। कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने सितंबर 1920s में और रिसोल्यूशन वाज पास्ड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड ऑल्सो फॉर स्वराज। कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने सितंबर 1920s में खिलाफत के सपोर्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था और स्वराज के लिए भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस समय में चलाया गया था। एंड स्टूडेंट, इन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग वाई नॉन कोऑपरेशन। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ, तो हम ये देखते हैं महात्मा गांधी की एक बुक के माध्यम से हम देख लेते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई बुक है। 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा है। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस की, यानी इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही लागू हुआ है। और या हम कह सकते हैं जो इंडियंस हैं उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने ऊपर शासन करने दिया है एंड हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन। और ये केवल उनका हिंदुस्तान में बना रहना केवल कोऑपरेशन की ही वजह है। गांधी जी चाहते थे, ये भी विश्वास करते थे, इफ़ इंडियंस बिगिन टू रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर इंडियन जो है इनको कोऑपरेट करने के लिए मना करते रहे तो ब्रिटिश रूलर्स जो है वो कुछ भी उनके पास में चारा नहीं है बल्कि वो इंडिया को छोड़ देंगे। इस सिचुएशन में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल इंडिया में समाप्त हो गई और स्वराज वुड कम, समाप्त हो जाएगी और जो हमारा स्वराज है वो आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रपोजल्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। यहाँ पर जो सरेंडर है, लोगों ने जो है नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करना, उस समय की जो गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट न करने के बारे में है। लोगों ने सपोर्ट कर अपने जो टाइटल्स थे, उपाधियाँ थी, वो सरेंडर कर दिए थे, छोड़ दिए थे। और जो भी अवार्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे वो भी लोगों ने वापस कर दिए थे। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल्स लोगों को दिए गए थे वो भी जो टाइटल थे उनको लोगों ने सरेंडर कर दिया था। बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, लोगों ने जो है सिविल सर्विस के बारे में, सिविल सर्विस का अपोजिशन किया। आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल्स का भी अपोजिशन किया गया। जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। जो इंग्लिश स्कूल थे उनको छोड़ दिया था। और बॉयकॉट फॉरेन गुड जो विदेश से आने वाला सामान था उसका अपोजिशन। और फिर उसी समय में ही, यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसी में ही सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया गया था। वो भी क्यों, अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेज़र को यूज़ करती है तो, अगर गवर्नमेंट किसी तरह से उस आंदोलन को दाबती है तो एक
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था। इसका नाम होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करते हैं व्हेन डिड पीजेंट्स मूवमेंट टेक प्लेस इन खेदा। खेदा में पीजेंट मूवमेंट कब हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था। जो खेदा है गुजरात में है, अहमदाबाद के पास है। तो हम पीछे रीडिंग के बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण। चंपारण में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था सत्याग्रह। उसका आंसर हम अपनी टेक्सुअल रीडिंग के बेसिस पर दे सकते हैं। व्हेन डिड गांधी जी राइट हिंद स्वराज। अभी हमने ऊपर बुक देखी थी, गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी। और आप देख सकते हैं, व्हाट वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड कॉल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल हेड है उसको क्या कहा जाता है। और व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुई थी, ये हमें नोट करना है। और अकॉर्डिंग टू विच सेंसस, किस सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल फेमाइन से और एपिडेमिक से मारे गए थे। सो दीज आर द क्वेश्चंस that's answers should be noted in your fair notebook. So I hope you will take care about the reading or the listening of the video. Thank you.